फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए, अभी तक हम उत्तर मुगल काल के 6 बादशाह को पढ़ चुके हैं और 7वां बादशाह के रूप में अहमद शाह को हम पढ़ेंगे, जो कि एक नर्तकी का पुत्र था और कैसे ये बादशाह बना और इन्होंने अपने शासनकाल में क्या काम किया। जिस प्रकार से हम लोग मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में संबंध स्थापित किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी संबंध स्थापित करेंगे। बहुत मजा आने वाला है आपको। देखिए, जैसे जैसे आप संबंध स्थापित करने में सक्षम होंगे, वैसे वैसे आपकी जो है क्लैरिटी बढ़ेगी और इतिहास का समझ बढ़ेगा। दोस्तों, इतिहास अपने आप में एक संपूर्ण विषय है, तो जब तक आप इसको संपूर्णता के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं आज किस प्रकार से अहमद शाह का शासनकाल रहा। तो देखिए, अहमद शाह जो 1748 ईस्वी में 2 व्यक्ति की मृत्यु हुआ, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, एक तो मोहम्मद शाह की, ठीक है, और दूसरा 1748 ईस्वी में मृत्यु हुआ था चिनक्लीज खां की, जिसका नाम था निजामुल मुल्क। तो चलिए, 1748 ईस्वी में इसकी मृत्यु होने के बाद इसका एकमात्र पुत्र था मोहम्मद शाह का, वो भी नर्तकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। तो इसीलिए इसको अहमद शाह को नर्तकी का पुत्र कहा जाता है। हालांकि ये पुत्र मोहम्मद शाह का था। ठीक है दोस्तों, तो एक बात क्लियर हो गया कि नर्तकी का पुत्र अवश्य था, लेकिन ये किसका पुत्र था? मोहम्मद शाह का इकलौता पुत्र था। अब आइए, पूर्ववर्ती मुगल बादशाह के जैसा ही शबाब और शराब, इसका एक प्रकार से कहिए शराब और शबाब का ये भी आदि था। ठीक है दोस्तों, तो शराब और शबाब अगर जिसके पास रहेगा तो स्वाभाविक बात है वो प्रशासन अच्छा से चला नहीं सकता। तो जब जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इसको आप पूरा कनेक्ट करिएगा, संबंध स्थापित करिएगा और समझ बढ़ाइएगा तो एकदम आसानी से याद रहेगा। जहांगीर शाह के समय में आपको बताए थे लाल कुमार नामक वेश्या का हस्तक्षेप होता था, ठीक है, वो एक लेडीज थी। उसके बाद अभी तुरंत बताए थे मोहम्मद शाह के समय में, मोहम्मद शाह के समय में कोकोजियो का हस्तक्षेप होता था। और अब किसका हस्तक्षेप होने लगा? पुनः उसकी एक प्रेमिका का हस्तक्षेप, जिसका नाम था जावेद खां। तो देखिए दोस्तों, ये जावेद खां कोई लड़की नहीं था, ये एक हिजड़ा सरदार था, ठीक है, उसके प्रेम में ये फंसा हुआ था। कौन? अहमद शाह। तो इसका हस्तक्षेप होता था जावेद खां का। और दूसरा किसका हस्तक्षेप होता था? उसकी राजमाता उधम बाई का। यूं कहें कि उधम बाई उस समय का सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि यहां तक यह देखा गया था कि अगर दया आचिका भी अगर किसी के सामने लाया जाता था तो वो उधम बाई था, यानी उधम बाई के सामने में दया आचिका भी लाया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि राज सत्ता में अहमद शाह का कहीं जगह नहीं था, बस राजमाता उधम बाई और जावेद खां का था। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्शन भी किए हम, लाल कुमार से किए और कोकोजिया से किए, यहाँ पे जावेद खां और उधम बाई को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब अब्दाली का आक्रमण देखेंगे। तो अब्दाली का पृष्ठभूमि देख लेते हैं हम सबसे पहले। मोहम्मद शाह के समय में जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, और नादिर शाह जो है 1747 ईस्वी में नादिर शाह की मृत्यु हो जाता है, और उसका जो उत्तराधिकारी साबित होता है वो अहमद शाह अब्दाली होता है, जो नादिर शाह के समय में ये एक सेनापति के रूप में काम करता है। अब ये जो है नादिर शाह का उत्तराधिकारी हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ये नादिर शाह का उत्तराधिकारी होता है तो पुनः नादिर शाह के जैसा ही भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, और ये कुल 5 बार आक्रमण करते हैं। कितने बार? 5 बार आक्रमण करते हैं। 5 बार में 2 बार जो आक्रमण किए वो अहमद शाह के समय में ही किए। कितने बार? 2 बार किए। और आप लोग को अब फिर से कनेक्ट करते हैं, मजा आने वाला है। जब हम अवध का नवाब बता रहे थे तब हम वहां सफदरजंग के बारे में बताए थे, जो कि अवध का द्वितीय नवाब था सफदरजंग। सफदरजंग के समय में एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं मानपुर का युद्ध, और मानपुर के युद्ध में सफदरजंग भाग लिया था, और सफदरजंग मुगल का, यानी मुगल को क्या किया था? साथ दिया था। यानी मानपुर का जो युद्ध लड़ रहा था ईश्वरी सिंह, वो किसके तरफ से? मुगल सत्ता के तरफ से। उसको समर्थन किया था सफदरजंग, जबकि सफदरजंग भी ईरानी था। बाकी सभी युद्धों में अवध के नवाब ने ईरानी आक्रमणकारियों को सहायता किया था, लेकिन मानपुर के युद्ध में ऐसा नहीं हुआ था। मानपुर के युद्ध में सफदरजंग
मुगल को सहायता किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उस समय भी आपको हम बताए थे। तो ये मानपुर के युद्ध में सफदरजंग भाग लिया था और ये युद्ध जो है मुगल जीता था और अब्दाली हारा था। चलिए अब्दाली का कहानी भी देख लिए। अगला देखिए, ये वजीर पद, ये जो है प्रारंभिक तौर पर यानी अहमद शाह प्रारंभिक तौर पर सर्वप्रथम सफदरजंग जो एक बहुत ही नेक इंसान था, आप लोग को हम पीछे बताए थे। और जो कोई भी दोस्त मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे वो अवश्य देखिए, तब आपको देखिएगा और भी मजा आने वाला है। अवध का नाम देखिएगा, ये बहुत ही न्यायप्रिय शासक था और जो है ये किस धर्म से संबंधित था? शिया धर्म से संबंधित था। ठीक है, ये सफदरजंग क्या करता है, इस जावेद खां की हत्या कर देता है क्योंकि उसका प्रशासन में हस्तक्षेप देखता है। और जैसे ही जावेद खां की ये सफदरजंग हत्या करता है तब ये अहमद शाह जो है इसको जो है क्या बनाता है, वजीर बना देता है। तो देखिए खेल को समझिए, बहुत मजा आएगा। सफदरजंग जावेद खां जो कि प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहा था उसकी हत्या कर देता है और इसी के वजह से अहमद शाह क्रुद्ध हो जाता है। क्यों नहीं क्रुद्ध होगा? क्योंकि उसका तो प्रेमिका था हिजड़ा सरदार। तो अब जो है ये अहमद शाह जो है इसको हटा करके गाजीउद्दीन को वजीर बनाता है। और अब जानिए गाजीउद्दीन क्या है, इसका संबंध स्थापित कीजिए। तो ये जो गाजीउद्दीन है ये निजामुल मुल्क का जो है ये पुत्र था। ठीक है, तो अब निजामुल मुल्क का ये पुत्र था जिसको आप लोग चिंकलीज खां कहते हैं। ठीक है, अब आइए ये देख लिए। अब जो गाजीउद्दीन जब गाजीउद्दीन यहाँ का वजीर बन गया तब ये पूरा वही काम किया जो अन्य सरदार करते थे, यानी कि षड्यंत्र से सुल्तान की या सम्राट की हत्या करता था। तो गाजीउद्दीन ने अब क्या किया, अहमद शाह को अंधा बना दिया और उसकी हत्या कर दिया और अपने अधीन में आलमगीर द्वितीय को अगला बादशाह बनाया। तो इस प्रकार से देखिए अहमद शाह का अंत हो गया, षड्यंत्र में ही अंत हो गया। जिसको वह वजीर बनाया था उन्होंने ही उसकी हत्या कर दी और अगला जो है सम्राट आलमगीर द्वितीय को बनाया। इसके समय में एक और खास विशेषता क्या था कि अर्थव्यवस्था पूरा छिन्न भिन्न हो गया था। यहां तक कि सैनिकों को वेतन देने के लिए राजसी घराने के गहने और जेवर बेचे जा रहे थे। इससे आप समझ सकते हैं कि अहमद शाह के समय में अर्थव्यवस्था का स्थिति क्या था। तो अब देखेंगे आलमगीर द्वितीय के बारे में। तो इस बार हम देखेंगे आलमगीर द्वितीय को, और हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर किसने बैठाया, गाजीउद्दीन ने बैठाया। तो वास्तविक शक्ति स्वाभाविक था कि गाजीउद्दीन के हाथ में होगा। तो गाजीउद्दीन का जो दूसरा नाम है यानी मूल नाम कह सकते हैं फिरोज जंग द्वितीय था। तो अच्छा लगेगा ना कि आपको हम फिरोज जंग वन के बारे में भी बताएं। तो फिरोज जंग वन जो था वो औरंगजेब के दरबार में एक अमीर था और उसने आसफ जाही राज्य की स्थापना किया था। और ये लोग का जो वंशज था वो तुर्की से संबंध रखता था, यानी तुर्क थे ये लोग, और तभी तो ये लोग तुरानी थे ना। तो आप देखिए कंसेप्ट को एकत्रित कीजिए, मजा आने लगेगा। तो फिरोज जंग प्रथम का जो विशेषता है वो था कि आसफ जाही राज्य की स्थापना किया था। कहाँ किया था? हैदराबाद में किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि आसफ जाही राजवंश कहाँ पे मिलता है? हैदराबाद में मिलता है। किसने? फिरोज जंग प्रथम ने शुरुआत किया था। और ये दूसरा फिरोज जंग सेकेंड है जो कि चिंकलीज खां का ये पुत्र है। ठीक है, तो अब इसके पास शक्ति आ गया, सारा शक्ति। ठीक है, और इसका शासन काल अगर देखिए 1754 और 1759, इसके बीच में औपनिवेशिक सत्ता जब बंगाल में स्थापित किया जा रहा था उस समय एक बहुत बड़ा घटना हुआ था, आप देख लीजिए। तो एक तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और उसी के समय आप काल कोठरी का घटना को भी देख सकते हैं। तो अब जो है आप लोग जो है ये पीरियड को देख करके ना, चूंकि पीछे के तथ्यों को आप पढ़े हैं और अच्छा से समझे हैं तो कनेक्ट कीजिए, अब बहुत मजा आएगा। अभी देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था तो सीधा आंसर होगा आलमगीर द्वितीय। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, इसका वजीर जो था जो गाजीउद्दीन इतना शक्तिशाली और निर्भीक हो गया था कि अपने ही मतलब द्वारा बनाए सम्राट की हत्या कर दिया। पहले तो उसको अंधा किया और उसके बाद पुनः इसको हत्या कर दिया, और हत्या करके एक नए ढंग से इसको मैंने दफन कर दिया। जनरली मुस्लिम में क्या होता है, इनको दफनाया जाता है, कब्रगाह बनाया जाता है, ऐसा इसके साथ नहीं किया गया। इसके नंगे लाश को जमुना में
फेंक दिया। यह पहली बार ऐसा घटना हुआ था। तब देखिए, अब जब लाश की बात हुआ कि नंगी लाश को जमुना में फेंका, तो फिर पीछे एक बार आपको हम लेके चलते हैं और कनेक्ट करते हैं। जरा लाश की बात करते हैं, तो लाश की बात करते हैं तो मुअज्जम आपको याद आएगा कि उसका लाश जो है 70 दिन तक, यानी 7-10 सप्ताह तक यूं पड़ा रहा था, क्योंकि उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो देखिए, लाश से रिलेशन करके दो चीज। तो इस प्रकार से जैसे ही कुछ विशेष शब्द या टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो आप लोग तुरंत अपना दिमाग वहां पे लेके जाइए, क्या उसको आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। और जब आप कनेक्ट करने लगिएगा, इतना मजा आएगा कि आप खुद समझिएगा कि रियल में किसी चीज को समझना, रिलेशन बनाना होता है। चलिए, तो ये हो गया, नंगी लाश को यमुना में फेंक दिया। अब्दाली जो थे, जो पिछली बार हम आपको बताए, ठीक है, तो अहमद शाह के समय में 2 बार आक्रमण किया था, इसके समय में चौथा आक्रमण किया था, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी इसके समय में हुआ, यानी आलमगीर द्वितीय के समय में भी हुआ और अहमद शाह के समय में भी हुआ। तो इस प्रकार से आलमगीर द्वितीय का क्या कह सकते हैं, अंत हो गया। और अब जो आएगा अगला मुगल सम्राट, वो भी आएगा बिहार की धरती से, वो देखेंगे कैसे आता है। तो ठीक है, देखिए अब जो है आलमगीर द्वितीय के बाद शाहजहां तृतीय के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आलमगीर द्वितीय की षड्यंत्र पूर्वक जब हत्या हो गया, तब जो है शाहजहां तृतीय को मुगल का अगला बादशाह बनाया गया। शाहजहां तृतीय ये कामबख्श का ज्येष्ठ पुत्र था, ठीक है। तो कामबख्श का ज्येष्ठ पुत्र को शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठा दिया गया, और उसका जो शासनकाल रहा मात्र 1758 से 1759 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, हम पहले भी बताए थे कि इसके समय में समांतर सरकार चला था। ऐसा इसलिए हुआ था कि अब हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो समझ में आएगा। शाह आलम द्वितीय कौन था? शाह आलम द्वितीय आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। जब आलमगीर द्वितीय का हत्या हो गया षड्यंत्र पूर्वक, तो शाह आलम द्वितीय पूरब की तरफ चल दिया, अर्थात वो बिहार आ गया, और यहीं से वो अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। अब जो है, जब ये बिहार में था, शाह आलम द्वितीय जब बिहार में था, तब तक वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हम कि शाह आलम द्वितीय जो था मुगल बादशाह, ये दूसरा मुगल बादशाह था जिसका संबंध बिहार से था, तो पहला कौन था? पहला ऐसा कौन मुगल बादशाह था जिसका संबंध बिहार से था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको, ठीक है। तो शाह आलम के बारे में समझ गए, उस समय बिहार में था, तब तक शाहजहां तृतीय जो है गद्दी को प्राप्त कर चुका था। लेकिन 1759 में शाह आलम द्वितीय भी अपने को राज्याभिषेक करा लिया और यह कहे कि अपने को सम्राट माना। आप ये जानिए कि यह जो तत्कालीन स्थिति था, ये काफी संकटग्रस्त स्थिति था शाह आलम द्वितीय के लिए। इसके पूरे काल को संकट काल माना गया है। ऐसा इसलिए माना गया है कि एक तरफ अहमद शाह अब्दाली का डर था, तो दूसरी तरफ मराठा का डर था। अगर इस दोनों डर में अगर किसी को ज्यादा डर, किसी को प्रायोरिटी देता, सबसे ज्यादा किससे डर था? अहमद शाह अब्दाली से इसको ज्यादा डर था। यूं कहे कि शाह आलम द्वितीय को अगर सबसे ज्यादा डर था किसी से, तो अहमद शाह अब्दाली से था। इसीलिए वो मराठा का संरक्षण स्वीकार किया, ठीक है। तो ये वाला देख लीजिए पॉइंट, वो बिहार से संबंध है, ये समझ में आ गया। संकटग्रस्त काल था, ये भी आपको समझ में आ गया। जब संकटग्रस्त काल था और इसके पास शक्ति था ही नहीं, तो ये कठपुतली सरकार ही होता। तो किसका कठपुतली हो सकता था ये? एक तो अपने अमीर का कठपुतली हो सकता था। उस समय अंग्रेज जो है, देखिए प्लासी के युद्ध जीतने के बाद भारतीय राजनीति में प्रवेश कर चुका था, तो अंग्रेज का कठपुतली हो सकता था, मराठाओं का कठपुतली हो सकता था, यानी ये था कठपुतली सरकार। आइए अब समझिए, ये 2 पॉइंट आप समझ चुके हैं कि संबंध इसका बिहार से था, कठपुतली सरकार था, और इसका काल संकटग्रस्त काल था। क्यों संकटग्रस्त काल था? क्योंकि एक तरफ मराठा और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, लेकिन दोनों में खतरनाक किसको मानता था? अहमद शाह अब्दाली को मानता था। इसलिए किसका संरक्षण स्वीकार किया? मराठाओं का संरक्षण स्वीकार किया। दोस्तों, आगे का पॉइंट इससे देखेंगे। ये तो ये भी जान गया सर, प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था इसका? अब्दाली था, ठीक है। अब इसके समय में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुआ है उसको देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा।
इसकी जो काल था 1759 से 1806 के बीच में, देखिए घटना देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध सभी आप लोग को पता है किनके बीच में हुआ है। ये मुगल सम्राट के बीच में नहीं हुआ था वास्तव रूप से, ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और यह सत्य है कि पानीपत का तृतीय युद्ध ने 30,000 मराठाओं का बलिदानी लिया था। लेकिन यह कहना सही होगा कि मराठा शक्ति सूखा नहीं था। पुनः माधवराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा शक्ति चरम पर आ गया और वही माधवराव प्रथम के अधीन पुनः जो ये संरक्षण में आया, उसी के संरक्षण में ये आया। कौन? शाह आलम द्वितीय। तो इस प्रकार से देखिए, जहां उसको अहमद शाह अब्दाली से डर था, उन्होंने बार बार किसका संरक्षण लिया है? मराठा का संरक्षण लिया है, अपनी शक्ति को बचाने के लिए, अपना साम्राज्य को बचाने के लिए। ठीक है, तो मराठा को आप समझते रहिएगा। तो पानीपत का तो तृतीय युद्ध समझ गए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बक्सर का युद्ध किसके समय में हुआ, कौन मुगल बादशाह था, तो आप लोग को पता होगा कि ये शाह आलम द्वितीय ही था। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद का संधि, उसको देखिएगा, आपकी अवधारणाएं और भी स्पष्ट होगी। तो अपने आप इससे समझ में आ गया, सिर्फ आपको काल मालूम है तो यह पता चलेगा कि बक्सर का युद्ध इसके समय में हुआ। ये खुद बक्सर के युद्ध लड़े भी थे और हारे भी, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि भी हुआ। आप लोग को बताए भी थे कि इलाहाबाद की संधि में ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दे दिया था। तो इलाहाबाद की संधि भी आप समझ गए। इसी बक्सर के युद्ध के बाद जब इसको कोई ठिकाना नहीं था, तो उस समय अवध के नवाब के यहाँ संरक्षण में रहा। कुछ दिन मराठों के संरक्षण में तो कुछ अवध के नवाब के संरक्षण में। इसका जीवन इसी तरह से चल ही रहा था। ठीक है, तब आ गया ये देखिए, इसी प्रकार से आप देखिए कि ये जो है 1803 ईस्वी में ये दिल्ली पर अब जो है अंग्रेजों का शासन हो गया, अधिकार हो गया। यानी अंग्रेज 1803 ईस्वी में दिल्ली को जीत गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अंग्रेज दिल्ली को कब जीता, तो इसका याद रखिएगा, आंसर होगा 1803 ईस्वी में जीता। और अब जब अंग्रेज दिल्ली को जीता, तब शाह आलम द्वितीय को पेंशनर बना दिया। ठीक है, और 1806 ईस्वी में इसकी हत्या कर दिया। किसने किया हत्या? एक रोहिला सरदार था कादिर खां, इसकी हत्या कर दिया। हालांकि कादिर खां की भी हत्या मराठाओं ने कर दिया इसके बदला लेने के रूप में, लेकिन इसका जीवन काल समाप्त कर दिया। ठीक है, और इसके शासन काल के समय एक युक्ति बहुत फेमस रहा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट युक्ति है। एक फारसी विद्वान ने कहा था कि महाराज का जो शासन काल था, यानी शासन का जो क्षेत्र था, दिल्ली से पालम तक था। यानी कि इसका जो क्षेत्र था, शासन का जो साम्राज्य था, वो काफी सिकुड़ चुका था, ज्यादा दूर तक नहीं था, बहुत ही सीमित हो गया था दिल्ली से पालम तक। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देखिएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किसके साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली से पालम तक सीमित था, तो शाह आलम द्वितीय होगा। और देखिए, जब इसकी हत्या कर दी गई 1806 ईस्वी में, तो इसकी जो कब्र है वो आप पा सकते हैं मेहरौली का लौह स्तंभ आप लोग जानते होंगे, वो गुप्त काल से संबंधित है। और जिन किसी को इसके बारे में पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किनके द्वारा मेहरौली का लौह स्तंभ बनाया गया। एक तो ये है, और दूसरी बात, वहीं बगल में बख्तियार काकी जो एक संत हुआ करता था, उसका कब्रगाह है। ठीक है, तो उसी के साथ वहीं पे इसका भी दफन कर दिया गया। तो इस प्रकार से यूं कहें कि संकट काल से प्रारंभ इसका शासन संकट काल में ही समाप्त हो गया। देखिए, अब जो है बचे हुए दो सम्राट, उसके बारे में जान लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तथ्य कम है, बहुत आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। एकाग्र मन से देखते रहिए। तो अकबर द्वितीय, जो सेकेंड लास्ट इंपेरियर ऑफ मुगल, तो इसका जो शासन काल रहा 1806 से 1837 रहा। स्वाभाविक बात है, शाह आलम जो है द्वितीय की मृत्यु 1806 में, यानी उसकी हत्या कर दिया था, वहां से इसका संबंध अंग्रेजों से अच्छा नहीं रहा। अंग्रेज से उसका संबंध अच्छा नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पे परिवर्तन, अंग्रेज लोग ने इसको सम्राट नहीं माना, बोला अब आप सम्राट के लायक नहीं है, आप राजा से ही संतोष करिए। तो एक प्रकार से कहिए कि इसको डिमोशन कर दिया, किससे? सम्राट से अब राजा बना दिया। किसको? तो
अकबर द्वितीय को। तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने इसको सम्राट नहीं माना, राजा माना। ठीक है, अब आप आगे आइए तो इसमें देखिएगा कि राजा राम मोहन राय, जो इसका जो नाम देखे हैं, ये बहुत बड़ा सुधारक है भारत का, और यूं कहें कि भारतीय सामाजिक पुनरुत्थान का ये जनक है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसको इन्होंने राजा की उपाधि दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो राजा की उपाधि जो दिया था अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, और इसके लिए क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि इसके समय में मुगल सिक्का का भी मूलतः वैल्यू समाप्त कर दिया गया, यानी मुगल सिक्का को हटा करके अंग्रेजी सिक्का चलना शुरू हो गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का चलना शुरू हो गया, मुगल सिक्के का वैल्यू खत्म हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जा सकता है कि मुगल सिक्का कब समाप्त हो गया, तो अकबर द्वितीय के आसपास जो है इसका खात्मा हो गया, और इसकी सत्ता और भी जो है सिकुड़ गया। अभी तक शाह आलम द्वितीय के समय में देखे थे कि लाल किला से लेकर के पालम तक था, अब इसकी सत्ता मात्र लाल किले में ही सिमट गया। ठीक है दोस्तों, तो सत्ता और भी है, क्षेत्रफल और भी कमजोर हो गया। तो एक प्रकार से अकबर द्वितीय का जो शासन काल रहा, दो तीन चीज के लिए इंपॉर्टेंट रहा। अंग्रेजों से अच्छा संबंध नहीं रहा, सम्राट से इसकी उपाधि राजा कर दिया, अंग्रेज जो मुगल कालीन सिक्के थे उसका वैल्यू गिर गया। इन्होंने राजा राम मोहन राय को क्या क्या राजा की उपाधि दिया, बस इतना सही था। अब आइए अंतिम बादशाह, जिसको बहादुर शाह सेकेंड कहा जाता है, और इसकी जो उपाधि है जफर है, यानी कि बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। ये मुगल काल का अंतिम बादशाह था। ठीक है, तो इसके बारे में विशेषता देखें। जफर इसलिए कि जफर नाम से वो शायरी करता था। ठीक है, जफर नाम से वो शायरी लिखता था, तो ये जो है अच्छा, ये बहुत ही अच्छा शायर था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कौन सा मुगल बादशाह एक बहुत अच्छा शायर था, तो आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इसके समय में 1857 की महान क्रांति हुआ, जिसमें इन्होंने दिल्ली का नेतृत्व भी किया, और ऐसा माना जाता है कि राजगद्दी को स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन बंद पड़े गंदे चांदी के सिंहासन को बाहर निकलवाया था और साफ किया, और उस पे ये उस सिंहासन पर बैठा था। कुछ लोगों ने कहा कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, और ये वास्तव में सही हुआ। इसके लिए ये ज्यादा दिन तक कुछ नहीं कर पाया। 1857 के विद्रोह में दिल्ली को अंग्रेजों ने लहूलुहान कर दिया, और बहुत ही बेरहमी से कत्लेआम मचाया गया दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद क्या था, आंदोलन को अंग्रेजों ने अपने शक्ति के बल पर दबा दिया, और महारानी विक्टोरिया की घोषणा आया 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। विधिवत रूप से मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। अब भारत की जनता सीधे ब्रिटेन के सम्राट के अधीन हो गया। तो यहां से बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। 1858 से हमारा जो सत्ता था, हमारा जो एक प्रकार से कह सकते हैं औपचारिक हेड जो था, औपचारिक जिसके अधीन हम लोग थे, पूरे भारत के लोग मुगल के अधीन, अब वो बिल्कुल नहीं रहा। अब उसके स्थान पर कौन आ गया, ब्रिटिश सरकार, यानी ब्रिटिश सम्राट, उस समय की महारानी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बात था। और तब इसको जो है इसको कैद करके क्या क्या रंगून निर्वासित कर दिया। रंगून आप लोग जानते हैं कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस समय किसकी राजधानी रंगून हुआ करता था। रंगून कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, और वहीं पे इसकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गया। इस प्रकार से न सिर्फ उत्तर मुगल काल का यहाँ पे समाप्ति होता है, बल्कि यहाँ पे मुगल काल की जो अंतिम सत्ता भी इसके साथ ही खत्म हो जाता है, पूर्णतः समूलता समाप्त हो जाता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन सारे वीडियो से काफी शानदार ढंग से आप लोग समझ स्थापित किए होंगे, तथ्यों को याद किए होंगे, और मैं आशा करता हूं किसी प्रकार का वीडियो आप लोग को आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच अभी के लिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।